बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे हाथ में ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। 6 सफ़हात पर 11 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल ये ऑर्डर है और इसमें से कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो जो सवाल उठ रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना किया गया और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में ये कह दिया गया कि ये काबिल अमल नहीं है तो फिर क्या होगा, तो इन तमाम चीज़ों को तफसील से इस ऑर्डर में एड्रेस कर दिया गया है। तो मैं आपके सामने कुछ पैराग्राफ्स पढ़ देता हूँ, बल्कि मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, पैराग्राफ पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि पैराग्राफ नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसमें तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सॉरी इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है उसको अनलॉफुल करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन था विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और ज्यूरिसडिक्शन, इन्होंने जो इकदाम किया है वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और ज्यूरिसडिक्शन है। और उनका कि नीदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द लॉ एम्पावर्स द कमीशन टू एक्सटेंड द डेट ऑफ द इलेक्शन बियॉन्ड द 90 डेज पीरियड एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 224(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आर्टिकल 224 में कहा गया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ना आईनी और ना कानूनी इख्तियार था कि वो इस फैसले को जो है वो इस डेट को चेंज कर सकते थे। तो पहले पैराग्राफ में तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को कल अदम करार दे दिया गया, इसे गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए। पहला तो यह है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि चूंकि दूसरे पैराग्राफ में कहा है कि चूंकि 13 दिन का जो है वो टाइम जाया हो गया इलेक्शन कमीशन के इस अनलॉफुल ऑर्डर की वजह से, इसलिए हम थोड़ी सी तरामीम के साथ इलेक्शन शेड्यूल जो है वो बहाल करते हैं और तारीख में तब्दीली कर रहे हैं। यानी 30 अप्रैल की बजाय ये पूरा आगे फिर वो दिया गया है, चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 10 तारीख को जो है वो अपीलें फाइल होंगी, 17 को जो है वो लास्ट डेट फॉर डिसाइडिंग ऑफ अपील्स बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और फिर 18 को, 19 को, 20 को और फिर फाइनल लिस्ट जारी होगी और फिर 14 तारीख को उसकी पोलिंग डेट होगी। तो पैराग्राफ नंबर 2 में ये पूरा शेड्यूल बताया गया और इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है। पैराग्राफ नंबर 4 में आ जाइए तो वो ये कहते हैं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कैटेगोरिकली कहा है कि अगर हमें तमाम फंड्स दे दिए जाएं और सिक्योरिटी दे दी जाए तो हम इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अगला पैराग्राफ जो है वो इस पूरे फैसले में पैराग्राफ नंबर 5 सबसे अहम पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को जरा आप देख लीजिए। वो कहते हैं कि द फेडरल गवर्नमेंट शैल फोर्थविथ and in any case by 10/4/23 release and provide to the commission funds in sum of rupees 21 billion for purpose of the general election to the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa assemblies। पहले वो कह दिया कि फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि वो 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपया जारी करे हुकूमत को। उन्होंने कहा कि द कमीशन शैल बाय 11/4/23 फाइल अ रिपोर्ट इन द कोर्ट स्टेटिंग वेदर द सेड फंड्स हैव बीन provided and received and if so whether in full or in part। 11 तारीख को वो कहते हैं कि फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट करे कि हाँ भाई पैसे आ गए हैं या नहीं आए, और आए हैं तो पूरे आ गए हैं या पार्ट्स में आए हैं या कोई किस्त जारी हुई है। 10 तारीख को हुकूमत वफाकी हुकूमत को ये पाबंद कर रही है सुप्रीम कोर्ट कि 10 तारीख तक पैसे जारी करें और 11 को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आकर बताएगा कि हाँ जी पैसे आए हैं या नहीं आए। पाबंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को। और उसके बाद फिर वो आगे जाके कहते हैं द रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द मेंबर ऑफ द बेंच। इस बेंच के सामने ये रिपोर्ट रखी जाएगी। और आगे आप सोचिए अगर ये नहीं होता तो क्या होगा, यह हम सवाल है। तो इसी पैराग्राफ के आखिर में वो कहते हैं कि द कमीशन मे मेक एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन टू दिस कोर्ट फॉर सच कंसिडरेशन एंड ऑर्डर्स एज डीम्ड अप्रोप्रिएट। अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर जो मुनासिब फैसला है वो जारी किया जाएगा, और वो क्या होता है, वो तौहीन अदालत होती है। तो ये इस पैराग्राफ नंबर 5 में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने क्या करना है और क्या रिपोर्ट सबमिट करनी है, और अगर नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये भी वार्न कर दिया गया इस पैराग्राफ में। छठे पैराग्राफ में फिर पंजाब के हवाले से चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को पाबंद किया गया है कि वो जो है एक प्लान बना के सिक्योरिटी का दें और ये प्लान 10 अप्रैल 2023 तक बन जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो जानी चाहिए। और ये उन्होंने जो है वो IG और सेक्रेटरी को पाबंद कर दिया है। पैराग्राफ नंबर 7 में आ जाएं तो वो ये फिर कहते हैं कि अगर
जो सूबाई हुकूमत है, निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और जो आईजी पुलिस हैं, अगर वो ये नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो फिर वो कहते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पैराग्राफ नंबर 7 में फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स एंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 243(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and all other constitutional and legal powers enabling it in that behalf and in discharge of its constitutional duties under article 144 48(3) and 220। पाबंद कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट को कि आपकी जिम्मेदारी है कि फिर आप सपोर्ट करें। और आगे जाके पैराग्राफ नंबर 7 ही के आगे जाके कहा जाता है कि द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट मेक अवेलेबल ऑल नेसेसरी पर्सनल, देंगे वो नफरी, वेदर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, Rangers, Frontier Constabulary and all other forces under the direct, indirect or ultimate command and control of the said government। वो ये कहते हैं कि जितने इस गवर्नमेंट के कमांड एंड कंट्रोल में इदारे हैं उनमें से कहीं से भी लाके दें, नफरी दें। कल जिक्र हुआ था कि आर्म फोर्सेस का मतलब सिर्फ आर्मी नहीं है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, और ये तमाम इदारों को अब कह दिया कि कहीं से भी लाके आप नफरी पैदा करके दें, नफरी जो है वो मुहैया करें। पैराग्राफ नंबर 7 में इसको पाबंद किया गया है। अच्छा, फिर पैराग्राफ नंबर 8 में अगर आप आ जाएं तो उसमें कहा गया है कि इफ देयर इज अ फेलियर बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट इन पंजाब टू प्रोवाइड एड एंड असिस्टेंस टू द कमीशन एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द generally and the following अच्छा, the commission may make an appropriate representation to this court for such consideration and orders as deemed appropriate। अगर कोई मसला होता है सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, बताएं, और उसके लिए जो है वो जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। अच्छा, 9-10 पैराग्राफ जो है ये अपने लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें 9 पैराग्राफ नंबर 9 में ये कहा गया कि जी हमारे सामने एक मामला लाया गया कि ये फैसला 3-2 का नहीं था बल्कि 4-3 का था। तो वो कहते हैं कि इसको वाजे करते हैं कि जी ये फैसला इस जजमेंट में हमने लिख दिया था कि ये 2-3 का फैसला है और ये 2-3 ही का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाजे कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये मैटर जो है वो डिसाइड हो चुका है। फिर पैराग्राफ नंबर 10 में वो काजी फाइसा साहब की और अमीनुद्दीन साहब की तरफ से जो मामला टेकअप हुआ था कि जी 184(3) को तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक रूल ना बन जाए, तो उसको उन्होंने यहाँ पर जो है वो ख़त्म कर दिया इस फैसले में। और साथ ही इसके फौरन बाद आपने देखा कि 6 रुकनी एक बेंच बनाया गया था। उस 6 रुकनी बेंच को ने आकर ये डिसाइड किया है कि वो जो काजी फाइसा साहब का फैसला था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया या ख़त्म कर दिया, ओवर रूल कर दिया, इसकी जो भी टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कह दिया कि एक ऑर्डर पहले से मौजूद है इस सिलसिले में, इसलिए काजी फाइसा साहब ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते थे। तो 6 मेंबर्स बेंच ने 3 मेंबर्स के बेंच का फैसला उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। तो वो जो 184 पर कदगन लगा दी थी काजी फाइसा साहब ने, वो भी मामला जो है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 11 खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से को डील करता है और उसमें वो बताते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक जो है वो दरख्वास्त दायर की जा सकती है और उसमें जो है वो उसके लिए उस मामले को अलग से देखा जा सकता है। और ये जो है वो इस पर तमाम तीनों जजेस के दस्तखत और ये पैराग्राफ जो है वो ये जो फैसला है वो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अब इसको अगर आप देखें इस पैराग्राफ को, तो इसमें कोई इबहाम नहीं रह गया। ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है, इसमें तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है। इसमें वो जो सवाल पैदा हुए थे कि जी फैसला अगर हुआ और फैसला जो है वो काबिल अमल नहीं होगा तो क्या होगा, अब एक ही हल, यानी आप देखें ना इसमें तमाम इश्यूज़ कैसे एड्रेस हो गए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी करार दे दिया, वो नहीं कर सकते थे, उड़ा दिया। डेट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि 14 को करें, कोई दिन ज़ाया नहीं किए कि आप कहें कि जी इलेक्शन के दोबारा नई तारीख दी जाए। शेड्यूल खुद से दे दिया कि ये शेड्यूल बनता है, इसमें कोई टाइम ज़ाया ना किया जाए, कोई भाम नहीं है। पाबंद कर दिया कि 10 अप्रैल तक पैसे जारी किए जाएंगे। पाबंद कर दिया कि जी पैसे जो हैं वो अगर 11 तारीख को रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, आर्म फोर्सेस दी जाएंगी। तो ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस फैसले में शामिल कर दी गई। काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला, वैसे भी अगर आप देखें गौर से तो ये जो बेंच बना था इसमें 6 मेंबर्स जो है वो ये शामिल हुए और इसके अलावा काजी चीफ जस्टिस साहब खुद 7वें और एक और जज साहब जो इसमें शामिल नहीं थे। तो 8 की अक्सरियत तो एक तरह से अगर फुल कोर्ट भी बनता है तो 8 जजेस तो साफ दिखाई देते हैं कि वो इस इलेक्शंस के हक में खड़े हुए हैं। तो अगर 15 के 15 भी बैठ जाएं तो उसमें से 8 को जो अक्सरियत हासिल होगी। तो ये खामोश पैगाम जो है वो हमें ये भी मिल गया है आज की इस प्रोसीडिंग से।
तो काजी फाइज साहब का जो मामला है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। अब सिर्फ ये रह गई है टीवी की बहस कि जी ये नहीं हो सकता था, ये 4 नहीं हो सकते थे, 3-3-2 नहीं हो सकता था, 4-3 नहीं हो सकता था। ये सिर्फ बहस टेलीविज़न की हद तक रह गई है। अब एक ही हल बचा है, अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने तो इलेक्शन कमीशन ही टूट सकता है। इसके अलावा तो मुझे कोई हल दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर अब फेडरल गवर्नमेंट इन अहकामात पर अमल नहीं करेगी तो उसके नतीजे में तौहीन अदालत लगेगी और किसी न किसी का सर जाएगा सियासी तौर पर या इंतज़ामी तौर पर। तो ये जो है वो एक सूरत हाल इस फैसले के नतीजे में तो कम अज़ कम वाज़ेह हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।